हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड के लेसन प्लान्स में मैथ का प्लान नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम। तो पाठ योजना की स्टार्टिंग में हम एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण, तो दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि अवधि जरूर मेंशन करते हैं। जब भी प्रकरण को आप कहीं भी लिखेंगे, आप उसको अंडरलाइन करना हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी समान उद्देश्य। समान उद्देश्य का मतलब आप सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। एक तरह से आपको इसमें ये बताना है कि क्या पर्पस है आपका पाठ योजना बनाने का, वो भी गणित सब्जेक्ट का। तो आप इसमें 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बताया कि गणित में बच्चों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित के समान नियमों की जानकारी करना, दैनिक जीवन में आने वाली गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता को उत्पन्न करना, एवं बच्चों में तर्क शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो ये आपके समान उद्देश्य हो गए गणित के पाठ योजना के। अब अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये आपका टॉपिक मतलब चैप्टर से रिलेटेड होता है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपने बताया कि छात्र लघुत्तम समापवर्त के प्रत्ययों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक छात्र लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। विश्लेषणात्मक छात्र लघुत्तम समापवर्त के घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक छात्र लघुत्तम समापवर्त से संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्रियात्मक छात्र दैनिक जीवन में लघुत्तम समापवर्त संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री मतलब आपको उन चीजों को मेंशन करना है जो आपने टीचिंग के दौरान यूज किया है, जैसे चौक, डस्टर, शार्पनर, चार्ट इत्यादि। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। जब भी आपको चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपको मेंशन करना होता है कि इससे रिलेट करते हुए बच्चे पहले से क्या जानते हैं। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि उनको ये नहीं पता होगा कि एलसीएम क्या है या लघुत्तम समापवर्त क्या है, क्योंकि आपने टॉपिक लिया है क्लास 6th को पढ़ाने के लिए। तो क्लास 5th में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो ये आप श्योर नहीं है। तो आपने यहाँ सिंपल भाषा में बता दिया कि बच्चे पहाड़े व गिनती की समान जानकारी रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पहाड़े और गिनती का यूज आप एलसीएम कराने के लिए करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपने पूछा कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चा आपको बताएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपने यही से क्वेश्चन नेक्स्ट पुट अप किया कि 4 का पहाड़ा बताओ, तो बच्चा फिर से आपको 4 का पहाड़ा सुनाएगा। उसके बाद 2 में जो संख्या कॉमन उभयनिष्ठ है वह बताओ, मतलब आपको कॉमन ये इन दोनों ही टेबल्स में जो कॉमन फैक्टर्स है आपको उनको मेंशन करना है। तो बच्चा बताएगा कि 4, 8, 12, 16, 20 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब लास्ट में आपने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से सबसे छोटी संख्या 4 को क्या कहेंगे। अब बच्चा ये नहीं जानता होगा कि उस छोटी सी संख्या को कहना क्या है मैथमेटिक टर्म्स में। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो आप उद्देश्य कथन के रूप में बताएंगे कि बच्चों आज हम लघुत्तम समापवर्त के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जब आप ये लाइन लिख रहे होंगे तो प्लीज आप यहाँ पर कंटेंट के नीचे मतलब चैप्टर के नीचे अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण मतलब यहाँ पर टेबल फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपने बताया कि आपने कौन कौन से शिक्षण बिंदु मतलब हेडिंग सेलेक्ट किए पढ़ाने के लिए। फिर आपकी क्रिया क्या रही, अगर आपने क्वेश्चन पुटअप किया तो क्या क्वेश्चन पुटअप किया, अगर आपने स्पष्टीकरण देते हुए कुछ समझाना चाहा तो किन किन शब्दों को प्रयोग करते हुए आपने स्पष्टीकरण दिया। फिर आप छात्र प्रतिक्रिया मेंशन करेंगे कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा। आपने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या बताया, आपने स्पष्टीकरण करते हुए जब समझाने की चेष्टा की तो बच्चों का उस वक्त क्या व्यवहार रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर शिक्षण विधि पे आएंगे तो आपको बताना है कि कौन सी विधि, कौन सा मेथड टीचिंग के दौरान यूज हुआ है। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो ये आपकी प्रश्नीकरण विधि है, पर जब आप स्पष्टीकरण देंगे मतलब कुछ समझाने का कोशिश कर रहे होंगे तो वो आपकी व्याख्यान विधि होगी। और लास्ट में आपको शामपटकार दर्शाना है। बहुत ही कम शब्दों का यूज करते हुए आपको शामपटकार दर्शाना होता है, क्योंकि समझाने के लिए तो आप लंबी चौड़े डायलॉग्स बोल देंगे, लंबी लंबी हेडिंग्स बोल देंगे, लंबी लंबी डेफिनेशंस बोल देंगे, बट आप इतना कुछ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर आप श्यामपटकार दर्शाएंगे। तो पहली हेडिंग है आपकी अपवर्त्य मतलब मल्टीपल्स। तो पहले आपने आपको किसी भी शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने पर
एक या दो क्वेश्चन पहले पुटअप करना होता है, उसके बाद ही आप कुछ स्पष्टीकरण करके समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो आपने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पुटअप किया कि 3 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चा आपको 3 का पहाड़ा इजिली सुना देगा। ये विधि हुई प्रश्नीकरण, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रश्न पूछा और बच्चों से उत्तर मांगे। अब आप स्पष्टीकरण करके समझा रहे हैं कि किसी संख्या का अपवर्त ज्ञात करने के लिए उसे प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं, और जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो उन संख्याओं की अपवर्त कहलाती हैं। अब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा जब आप स्पष्टीकरण दे के समझा रहे होंगे, तो वो ध्यान पूर्वक आपकी चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि। ठीक है। अब शामपटकार में आपने बताया अपवर्त में कि किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने के बाद प्राप्त होने वाली संख्याएं। उदाहरण के रूप में आपने बताया कि 2 के अपवर्त क्या है, 3 के अपवर्त क्या है, 4 के अपवर्त क्या है। तो ये भी आप एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं कि ये सारे क्या है? अपवर्त है, मतलब मल्टीपल्स है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं समापवर्त्य, जो कि कॉमन मल्टीपल्स है। तो यहाँ पर पहला फिर से आप एक या दो क्वेश्चन पुटअप करिए। तो आपने एक क्वेश्चन पुटअप किया कि 5 के अपवर्त्य बताओ। आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्स देगा, वो टेबल आपको सुनाएगा। ये विधि कौन सी हो गई? प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था। तो आप स्पष्टीकरण के दौरान आप समझाएंगे कि जो सभी में समाहित हो वह समापवर्त कहलाती है। मतलब जो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, सॉरी कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, जो दोनों ही टेबल्स में आ रहे हो। तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा? जब स्पष्टीकरण करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है वो आपकी चीजों को सुनेगा और समझेगा। विधि हो गई व्याख्यान। और बहुत ही कम शब्दों में आपने बता दिया समापवर्त क्या है, सभी संख्याओं में समाहित होने वाली संख्या। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने उदाहरण दिया कि 2 के अपवर्त ये हैं, 3 के अपवर्त ये हैं, 4 के अपवर्त ये हैं। अब उपयुक्त प्रश्नों में 12, 24, 36 तीनों, मतलब तीनों किसके? 2, 3 और 4 के अपवर्त में सम्मिलित हैं। अतः 2, 3, 4 के समापवर्त हैं 12, 24, 36। मतलब ये 3 डिजिट से तीनों ही टेबल में आ रहे थे, इसलिए ये क्या है? आपके समापवर्त हैं। तो ये आप शामपटकार में एग्जाम्पल के अंडर दिखाएंगे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग चूज कर रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त, मतलब लोवेस्ट फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट मल्टीपल। तो 2 और 3 के समापवर्त बताओ, आपने ये क्वेश्चन पूछा। अब आप इससे पहले समापवर्त समझा चुके हैं, तो बच्चा आसानी से आपको बता देगा कि 2 और 3 के समापवर्त क्या होंगे। और ये विधि हो गई प्रश्नीकरण। अब आप आगे समझाने की कोशिश करते हुए बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सबसे छोटा सम या समापवर्त को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। उदाहरण 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो आपने 6 के अपवर्त लिखे, 8 के अपवर्त लिखे, दोनों के समापवर्त मतलब जो दोनों में कॉमन मिला वो लिखा, और लघुत्तम समापवर्त मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो आपका लघुत्तम समापवर्त होगा। तो आप ये चीज बिल्कुल कम शब्दों में यूज करते हुए वर्ड्स को आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्त ही आपका लघुत्तम समापवर्त है, और बाद में आप ये एग्जाम्पल यहाँ पर शो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विधि, मतलब आपने अब एक सेकंड मेथड भी बताया है लघुत्तम समापवर्त निकालने का, और ये मेथड का नाम कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब आप इसको भी समझाने की कोशिश करते हुए बता रहे हैं कि सर्वप्रथम सभी दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तथा इन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पुनः जो सबसे उभयनिष्ठ होता है उनको तथा जो अवशेष बचता है उसको लेकर गुणा कर देते हैं, तो लघुत्तम समापवर्त होता है। अब क्वेश्चन फ्रेम किया आपने कि 6 व 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो 6 का फैक्टर निकाला 2, 3, 8 का फैक्टर निकाला 2, 2, 2। तो जो कॉमन मिल रहा होगा आपको वही आपका लघुत्तम जो कॉमन मिल रहा होगा उसको आप एक बार लिखेंगे। मतलब ये 2 आपको 2 टाइम मिल रहे हैं पर आप इसको एक बार लिखेंगे, फिर एक बार ये 3 लिखेंगे, फिर एक बार ये 2 और एक बार ये 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आपका आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू शो कर दिया बोर्ड पे भी। अब आप एक तृतीय विधि समझाने की जा रहे हैं। वो कौन सी विधि है? भाग विधि। तो इसमें भी आप बता रहे हैं कि सर्वप्रथम सभी संख्याओं को एक ही लाइन में अल्पविराम लगाकर लिख देते हैं तथा इन्हें क्रमशः अभाज्य संख्या से भाग कर लेते हैं जब तक सबके नीचे 1 न आ जाए। उदाहरण 8 व 24 का लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेते हुए आप यहाँ पर बता देंगे कि आपका एलसीएम आ रहा है 24। यहाँ पर भी आपने बोर्ड वर्क दिखाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप बोधात्मक प्रश्न फ्रेम करेंगे, मतलब आप पूरे कंटेंट पढ़ाने के बाद आप एक दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे रिवीजन के फॉर्म में।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 32 व 64 का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से ज्ञात करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 15 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। अब आपको इन क्वेश्चन का आंसर आपको शामपट कार पे दर्शाना है। और शामपट कार भी आप कैसे दर्शाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पाठ योजना की स्टार्टिंग में एक तरफ दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि लिखा, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी कॉपी करना है। और प्रकरण को आप देखिए यहाँ पर भी अंडरलाइन करके ही दिखाया गया है, तो बिल्कुल सेम चीज आप भी करेंगे। अब आप शामपटकार कैसे करते हैं, आप बोर्ड को दो भागों में विभाजित समझेंगे। पहले आप एक और लिखेंगे, जब स्पेस फिल हो जाएगी तभी आप नेक्स्ट और लिखना प्रारंभ करेंगे। और यही एक बेस्ट मेथड होता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग का। तो यहाँ पर आप विधि भाग विधि यूज करके एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल कर दिखाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका निरीक्षण कार्य। जब बच्चा ये बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में लिख रहा होगा तो टीचर या प्यूपिल टीचर का क्या काम होगा कि वो क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं। और अगर उसे कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब छात्र उत्तर पुस्तिका में शामपट कार्य उतारेंगे तब छात्राध्यापिका उनकी कॉपियों का निरीक्षण कक्षा में घूम घूम कर करेगी। अब नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब आपको रिवीजन फॉर्म में कुछ क्वेश्चन बच्चों को देने हैं। जैसे 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से निकालो। 14, 28, 35 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से निकालो। और यहाँ पर आपने सिंपल लिख दिया है कि 10, 65, 91 का लघुत्तम समापवर्त निकालो। यहाँ पर आपने कोई विधि नहीं मेंशन की, तो ये बच्चों के ऊपर है कि वो किसी भी विधि को यूज करके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में आपका काम होता है गृह कार्य देना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दे दिए गए, जैसे कि 1624 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो और 812 का लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से निकालो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।